अस्सलाम वालेकुम। मीडिया आप सब खैरियत से और बहुत स्ट्रांग होंगे। अच्छा, बायोलॉजी के लिए जो क्रैश कोर्स हमने इंडिकेटर एनालिसिस के लिए स्टार्ट किया था, उसमें आज हमारा 13th लेक्चर है। हम न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को हमने डिटेल्ड पढ़ लिया है। हर प्रोसेस का टेक्स्ट बुक के पार्ट बताए थे, तो अभी न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं। जी, जो लास्ट तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। किसी तरह के अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊं। जी, इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को डीपली कवर करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी वीडियो हम डीएनए पर डिटेल बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? सी, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था 1869 में, स्मिथ उसका नाम था। वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये स्टडी कर रहा था। उसने फर्स्ट सेल या व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक नई चीज देखी जो कि ना तो कार्बोहाइड्रेट था, ना प्रोटीन था, ना लिपिड था। तो उसने उसको न्यूक्लियन नाम दे दिया। तो ये 1869 में यहाँ पे आप लोग देख लिए न्यूक्लिक एसिड की इस वजह से बोलते हैं। बीडी की डिस्कस करेंगे। 1869 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था, स्मिथ उसका नाम था। उसने हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल में एक नई चीज देखी जो कि ना तो प्रोटीन था, ना कार्बोहाइड्रेट, ना लिपिड। उसको न्यूक्लियन नाम दे दिया। सी, और ये फर्स्ट सेल व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं। सी, अच्छा, फिर हमारे पास 1920 में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। और ये एसिड इस वजह से कि इसकी जो नेचर देखी गई वो हमारे पास एसिडिक थी। सी, इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास H3PO4 होता है जो कि एसिडिक इन नेचर है। सी, अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें आती है। तो ये भी एक एमसीक्यू है। 1920 में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लियन से न्यूक्लिक आ गया और एसिड इसकी नेचर की वजह से। सी, इसमें हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। सी, या कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, जिसमें हमारे पास दो तरह की चीजें आती है या टू टाइप्स इसके। एक हमारे पास है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा हमारे पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी आरएनए कहाँ पे होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियोलस में भी होता है, यह राइबोसोम में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे? वहाँ पे साइटोसोल में, और अदर पार्ट ऑफ द सेल में भी, लेकिन वहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम आप सबको पता है न्यूक्लियस में होता है। और लेसर अमाउंट आप लोग को पता है सर्कुलर डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। वहाँ पे डीएनए हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होता है। तो ये सवाल जैसे बात है किसी। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये तो आप लोगों को पीछे स्लाइड में भी बता दिया। इसका लीनियर और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। डीएनए और आरएनए आपको पता है इसका जो स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर है और अनब्रांच इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, दे आर पॉलीमर ऑफ, ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास पॉलीमर है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होंगे। सी, प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसके मोनोमर हमारे पास अमीनो एसिड है। इस तरह ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक पॉलीमर है, तो इसका जो मोनोमर है, जो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वो भी हमारे पास दो तरह के पॉसिबल है, टू टाइप्स भी है। न्यूक्लियोटाइड भी दो तरह के हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में होता है उसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक? अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये तीन चीजों से बनता है। पेंटोज शुगर से बनता है जो कि 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। ठीक? पेंट 5 को हम बोलते हैं, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, पेंटोज शुगर इसको बोलते हैं। एक फास्फोरिक एसिड होता है जो फास्फेट में भी देता है। ठीक? हम बोलते हैं ना फास्फेट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में होता है, वो फास्फेट फास्फोरिक एसिड H3PO4 से आता है। ठीक? तीसरा जो कंपोनेंट में होता है नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ठीक? नाइट्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है बेस, इस वजह से हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन के साथ हमारे पास एक लोन पेयर होता है, इस वजह से बेस इसको बोलते हैं। और नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसको दूसरे साइड में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये 5 कार्बन मोनोसेकेराइड ये भी दो तरह के। डीएनए में जो होता है उसको हम डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ठीक? तो पेंटोज शुगर जो डीएनए में होता है उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ये क्यों, ये आप लोग को यहाँ पे समझा रहा हूँ। राइबोस जो आरएनए में होता है, राइबोस में जो पेंटोज शुगर होता है उसको हम राइबोस बोलते हैं। ठीक है? और दोनों में डिफरेंस है, ये 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे 5th कार्बन भी होता है। ठीक है? ये 5th कार्बन। अच्छा, तो यहाँ पे भी OH होता है, यहाँ पे भी OH होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास राइबोस कहलाते हैं। जब ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास रिमूव हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इट हो जाए, इसको हम डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं।
डी मीन रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक रिमूव हो जाता है, ठीक, या नहीं होता, मिस होता है, ठीक, मिसिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे आरएनए में जो राइबोस होता है दो ओएच होते हैं, ठीक, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन से हमारे पास ओएच ओएच होते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोस में 3 कार्बन पे ओएच जबकि दूसरे पे एच होता है, ठीक। अच्छा, फास्फोरिक एसिड आप लोगों को पता है H3PO4 होता है, ये एक कॉमन कंपाउंड है, डीएनए आरएनए में एक कॉमन कंपाउंड कौन सा है, ये एमसीक्यू ज्यादा है। ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक, ये दोनों कॉमन नहीं होते। आप लोग देख लिया आरएनए में ये है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है। तो सर आप देख लिए नाइट्रोजनियस बेस, ये भी दोनों में डिफरेंट है, आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। पीटीबी में पॉइंट गिवन है कि H3PO4 has the ability to develop ईस्टर linkage with OH of पेंटोज, तो वो ये किसकी एबिलिटी होती है कि वो पेंटोस के साथ ईस्टर लिंकेज बनाए, तो ये H3PO4 की होती है, सी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख ले नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, सी। एक हमारे पास है सिंगल रिंग, एक ही रिंग होता है, दूसरा डबल रिंग। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास सिंगल रिंग होगा, अब ये हमारे पास डबल रिंग कंपाउंड बन गया। तो सिंगल रिंग और डबल रिंग में ये फर्क है, सी। वो स्ट्रक्चर लाजमी या कंपल्सरी या तो नहीं है, इंडिकेट और डिस्क्रिप्शन के लिए लाजमी, इस वजह से वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने इकट्ठे नहीं किए। आप लोग देख ले, सिंगल रिंग को हम पायरिमिडीन भी बोलते हैं, इसमें 3 टाइप्स ऑफ बेसिस आते हैं। डबल रिंग को हम प्यूरिन बोलते हैं, इसके लिए ट्रिक भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। एक हमारे पास सॉरी प्यूरिन या डबल रिंग, और सिंगल रिंग को हम पायरिमिडीन भी बोलते हैं। पायरिमिडीन को करते हैं आप लोग ये ट्रिक किया करें कट, तो ये पायरिमिडीन में कौन से नाइट्रोजनियस बेसिस आते हैं, कट। सी से हमारे पास साइटोसिन आता है, सी साइटोसिन। यू से हमारे पास यूरासिल आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, सी। और सी से हमारे पास थाइमीन आता है, सी थाइमीन, थाइमीन और यूरासिल। थाइमीन हमारे पास डीएनए में होता है, जबकि यूरासिल हमारे पास आरएनए में होता है, और ये साइटोसिन दोनों में होता है, ठीक है। अच्छा, तो कट सी, यू से हमारे पास यूरासिल और टी से थाइमीन। और इसके लिए एडेनिन, ये डबल रिंग या प्यूरिन हमारे पास एक एडेनिन है और दूसरा हमारे पास गुआनिन है। और इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, गैप। गैप आप लोगों ने याद रखना है। प्यूरिन, पी से प्यूरिन आते हैं, प्यूरिन में कौन कौन सी चीजें आती है, एक हमारे पास है गुआनिन और एक हमारे पास है एडेनिन, ठीक। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म ये भी है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। फर्स्ट तो आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ ले। ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर है, सही है। एक साइड पे हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस अटैच होता है, वो भी कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर पे। तो नाइट्रोजनियस बेस पेंटोज शुगर के साथ कहाँ पे कंबाइन होता है, 2 कार्बन पे, 3 पे, 4 पे, ये एमसीक्यू आता है। तो फर्स्ट कार्बन पे, सी यहाँ पे लिखा है। और जो H3PO4 है या फॉस्फेट ग्रुप है, वो कहाँ पे अटैच होता है, कार्बन नंबर 4 पे नहीं, कार्बन 4 पे नहीं, जो एक कार्बन 4 से निकला हुआ होता है, इसके साथ कंबाइन होता है H3PO4, सी। तो फास्फेट ग्रुप या H3PO4 5 कार्बन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, सॉरी पेंटोज शुगर के साथ, और 1 के साथ नाइट्रोजनियस बेस अटैच होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये देख ले, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये है, न्यूक्लियोसाइड वो कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता है। यहाँ पे ये आप लोग रिमूव कर ले, या फिर आप लोग के लिए रिमूव करने जा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को अब हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड से रिमूव हो जाए, इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब इसके भी मैंने फर्दर आप लोगों के लिए 3 टाइप्स देखे। जब हमारे पास यहाँ पे एक फॉस्फेट या एक H3PO4 अटैच हो जाए, तो इसको हम फिर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। जब 2 H3PO4 या दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो डाइफॉस्फेट, जब 3 अटैच हो जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। मेजरली ये डीएनए और आरएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि एटीपी इज एन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड से बनता है, इस वजह से इसको हम मोनो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, उसमें भी 3 फॉस्फेट होते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख लें, न्यूक्लियोटाइड वो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए और आरएनए में होते हैं उसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। अब इसकी हम फिर जब पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे
तो इससे दो फॉस्फेट तो रिमूव होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मेन न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, आप सबको पता है। जब ये एक दूसरे के साथ ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं तो सिर्फ एक फॉस्फेट दो के दरमियान रह जाता है। ठीक है, वो फिर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछा है कि राइबोस प्लस यूरेसिल इज इक्वल टू डैश। राइबोस के साथ यूरेसिल कंबाइन हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस है, तो उससे कौन सा कंपाउंड बन जाता है? यूरिसिन, साइटडीन, यूरेसिल या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या डी में यूरिडीन। तो इससे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों ने खुद बताना है। पहले आप लोग ये वाला देख ले। ठीक, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस बेस लिखे और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोसाइड लिखा है। ठीक, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? राइबोज या पेंटोज शुगर के साथ जब सिर्फ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए, फॉस्फेट नहीं होता, तो न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन यहाँ पे आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, राइबोज है। एक राइबोज होता है और दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है। जब राइबोज के साथ एडेनिन कंबाइन हो जाए, इससे एडेनोसिन बन जाता है। ये तो सबको मेजरली पता होता है। जब गुआनिन के साथ राइबोज अटैच होता है, गुआनोसिन। ठीक, अच्छा, जब साइटोसिन के साथ हो जाए फिर साइटिडीन बन जाता है। जब यूरेसिल के साथ हो जाता है फिर यूरिडीन बनता है। सही, यूरिडीन यहाँ पे मेजरली स्टोन कंफ्यूज होते हैं, या यूरिसिन लिखते हैं या कोई और कंपाउंड। तो यूरेसिल के साथ जब बेस कंबाइन हो जाए इससे यूरिडीन बनता है। थाइमीन के साथ जब कंबाइन हो जाए तो इससे डी थाइमिडीन बनता है। ठीक, डी ऑक्सी यहाँ पे है तो सबके साथ आप लोगों ने फिर डी लिखना है डीएनए में। जब हमारे पास डीऑक्सीराइबोस के साथ एडेनिन कंबाइन हो जाए, डी एडेनोसिन बनता है। हमारे पास डीऑक्सीराइबोस के साथ गुआनिन तो गुआनोसिन, साइटोडीन और इस तरह डी थाइमिडीन। आप लोगों ने डी लाजमी फिर लिखना है। ठीक, इससे एमसीक्यू आ जाते हैं। तो आप लोग देख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइबोस के साथ यूरेसिल है, राइबोस के साथ यूरेसिल है तो इससे यूरिडीन बनता है। यहाँ पे डी और ठीक है। ये भी आप लोग देखा करें, जब हमारे पास पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है, एडेनिन कंबाइन है, तो फिर डी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सी ओडी साथ में लिखा है। यहाँ पे आप देख ले, डी नहीं गिवन, सी एमपी एडीपी। तो एमपी एडीपी और एडीपी ये आरएनए में पॉसिबल है या डीएनए में? तो ये हमारे पास आरएनए में पॉसिबल है। आप लोग देख ले, आरएनए में पॉसिबल। और डीएमपी, डीएडीपी, डीएटीपी ये डीएनए में पॉसिबल है। ठीक, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इनको आ सकते हैं। डीपली इसको आप लोगों ने देखना है। ठीक, अच्छा, ये आप लोग देख ले कि पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह कंबाइन होते हैं। सी, तो ये हमारे पास एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। जिस तरह अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, वाटर की रिमूवल हो जाती है, एक पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। इस तरह ये भी न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा, और उससे हमारे पास एक एक डीएनए या एक आरएनए बनता है। ठीक, अच्छा, तो ये भी हमारे पास एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। लेकिन सर आप लोगों को पता है कंडेंसेशन में वाटर की रिमूवल होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर की रिमूवल नहीं होती। यहाँ पे दो फॉस्फेट इकट्ठे रिमूव हो जाते हैं, और दो फॉस्फेट जब इकट्ठे रिमूव होते तो इस तरह के फॉस्फेट को हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन में वाटर की रिमूवल नहीं होती, तो कौन से सब्सटेंस की रिमूवल होती है? तो पायरोफॉस्फेट की। ठीक, अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रिकर्सर कंपाउंड है, ये एक चेन बन रहा था, हम ये वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, ये 2 फॉस्फेट मीन ये पायरोफॉस्फेट निकल जाते हैं। यहाँ पे ये पायरोफॉस्फेट निकल गया, वाटर की बजाय हमने पायरोफॉस्फेट निकाला। अब ये फॉस्फेट यहाँ पे कंबाइन होगा और इससे ये वाला कंपाउंड, ये हमारे पास एक पॉलीमर बनता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक, यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे डीएनए मेजरली बनेगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग देखिए, एक एंड हमारे पास 3 एंड बना और दूसरा हमारे पास 5 एंड बना। एक एंड पे फॉस्फेट, फॉस्फेट वाले एंड को हम 5 एंड बोलते हैं, जबकि OH वाले एंड को हम 3 एंड बोलते हैं। ठीक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि OH वाले एंड को हम 3 एंड बोलते हैं, जबकि फॉस्फेट वाले एंड को हम 5 एंड बोलते हैं। तो 5 एंड से लेकर 3 एंड तक ये पॉलीमराइजेशन हो गई। ठीक, अच्छा, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दो के दरमियान बना। ये फॉस्फेट इसके दरमियान, इस सब्सटेंस के दरमियान और इसके दरमियान जो बॉन्ड बना है इसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फास्फोमीन फॉस्फेट से निकला है, डाइमीन 2 और ईस्टर लिंकेज। एक हमारे पास 5 एंड के OH से के साथ बॉन्ड बना और दूसरा हमारे पास 3OH। ये 3OH है, 3OH साइड से, और ये 5OH साइड। इसके दरमियान
हमारे पास फॉस्फेट अटैच होगा, इस वजह से इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल दें। अच्छा, एटीपी हमारे पास एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है और आप सबको पता है इसमें हमारे पास एक बेस होता है जिसको हम एडेनिन बोलते हैं। एडेनिन बेस होता है प्लस, इसके साथ आप लोगों को पता है शुगर होता है और थ्री फॉस्फेट होते हैं। सही है, थ्री फॉस्फेट। तो इससे एक न्यूक्लियोटाइड बना जो कि एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी का काम करता है। ठीक, और ये थ्री, इसमें जो ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो फॉस्फेट में हमारे पास इस तरह थ्री फॉस्फेट इकट्ठे होते हैं ना, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा जो ना हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक। अच्छा, ये फॉस्फेट किस तरह ऐड होते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन से ऐड होते हैं। ठीक। अच्छा, एनएडी कौन से कंपाउंड है, ये भी कौन सा कंपाउंड है, इससे भी एमसीक्यू आते हैं। ये हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड है, मीन दो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये एक से बना है, ये दो से बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन, ये भी अक्सर आ जाती है। तो फर्स्ट वन जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें हमारे पास बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक। तो वो बेस कौन सा बेस होता है, निकोटिनामाइड। तो ये निकोटिनामाइड बेस फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड में होता है, शुगर पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास बेस होता है, जो बेस भी होती है नाइट्रोजनियस बेस होता है, एडेनिन, और हमारे पास शुगर होता है। ठीक। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर हमारे पास एक इंग्रेडिएंट बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, फिर आप लोग देख लें, हम आरएनए को पढ़ेंगे। इसमें दो चीजें आती है, आरएनए और डीएनए। डीएनए अलग वीडियो में करेंगे, यहाँ पे आरएनए को करने जा रहे हैं। आरएनए आप लोगों को पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, आप लोगों को पता है। अब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तो इसका सिंगल स्ट्रैंड इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, सिंगल स्ट्रैंड अनब्रांच इसका स्ट्रक्चर है। और हेलिक्स स्ट्रक्चर ये नहीं बनाता, हेलिक्स इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर ये नहीं बनता, नहीं बनाता। सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। ठीक। और सम आरएनए मॉलिक्यूल शो सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड रीजन, ये आप लोगों को ट्रांसफर आरएनए में बता दूंगा कि ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कहाँ पे बनते हैं। ठीक। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री रीजन में भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आप ही के बने। आया आरएनए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आरएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना सकता है? यस, बना सकता है। वो भी हमारे पास कंप्लीमेंट्री रीजन है। इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? इसकी सिंथेसिस हमारे पास डीएनए के थ्रू होती है और डीएनए टेम्पलेट के थ्रू होती है। सी, और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। सी, ये हम डीएनए एंड क्रोमोसोम वाले चैप्टर में मेजरली पढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा में। सी। अच्छा, फिर आप लोग देख ले, इसके थ्री टाइप्स है। एक हमारे पास है मैसेंजर आरएनए और दूसरा हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। सही है। और तीसरा हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए मेजरली बहुत ज्यादा बात है, तो इसको लास्ट में करेंगे। फिर आप लोग देख ले मैसेंजर आरएनए, इसकी बंडल्स, इसकी साइज और इसका फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इसकी साइज, आरएनए हमारे पास 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए बनाता है। मीन एक सेल में हमारे पास 100 आरएनए है, तो उसमें 3 या 4 मॉलिक्यूल ये मैसेंजर आरएनए के होंगे। और इसके नाम से जाहिर है, फंक्शन इसकी यहाँ पे लिखे नाम से जाहिर है कि ये मैसेज डीएनए से राइबोसोम तक लेके जाता है कि किस तरह के प्रोटीन बनाना है या प्रोटीन अभी बनाना है। ठीक। तो ये मैसेज लेके जाता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में कहा से, डीएनए से। डीएनए से तो ये हमारे पास यहाँ पी एम से याद आ गई, ये मैसेंजर आरएनए या ये आरएनए जब बनती है, ये कौन से हमारे पास टेम्पलेट के जरिए, तो डीएनए टेम्पलेट के थ्रू ही बनती है। अच्छा, अब इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ तीनों में हम पढ़ेंगे। तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द जीन, कौन सी जीन आपने बनानी है। लेंथ जीन है तो ज्यादा मैसेंजर लेंथ आरएनए आपको रिक्वायर्ड होगा, या स्पेसिफिक प्रोटीन इडन फॉर, जो प्रोटीन इससे हम बनाते, अगर लार्जर पॉलीपेप्टाइड बनाना है तो लेंथी हमारे पास मैसेंजर आरएनए हमें रिक्वायर्ड होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिया है, अगर आपको 1000 अमाइनो एसिड वाला एक प्रोटीन चाहिए तो कितने न्यूक्लियोटाइड वाला आरएनए आप लोगों के पास होना ये लाजमी है? 300 न्यूक्लियोटाइड वाला। ठीक। तो ये भी आप लोगों को बता दूं कि 3 बेसिस, 3 कोडॉन्स, इसमें कोडॉन्स होते हैं, 3 बेसिस कंबाइन होते एक अमाइनो एसिड बनाता है। ठीक। तो 3:1, एक अमाइनो एसिड 3 बेसिस से बनता है और ये 3 बेसिस ये आरएनए में होते हैं।
और इसको हम कोडॉन्स बोलते हैं या जेनेटिक कोड्स। ठीक, तो 1000 अमीनो एसिड वाले प्रोटीन आपने बनाना है तो आप लोगों को कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो कितने न्यूक्लियोटाइड वाले मैसेंजर आने चाहिए, तो 300। ठीक, अच्छा, आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप लोगों को अगर 2000 अमीनो एसिड वाले प्रोटीन रिक्वायर्ड है, कितने न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड है, कमेंट सेक्शन में फिर बता दें। राइबोसोमल आरएनए नाम से जाहिर है राइबोसोम का एक कंपोनेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कि राइबोसोम हमारे पास आरएनए और प्रोटीन से बनता है 1:1 में। तो ये कौन सा आरएनए वहां पे होता है, ये राइबोसोमल आरएनए वहां पे होता है। ठीक, तो राइबोसोम आर कंपाउंड ऑफ, तो ये राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में होता है। इसकी कंजर्वेशन क्या है, तो ये कंजर्वेशन हमारे पास ये है कि राइबोसोमल आरएनए हर ऑर्गेनिज्म में मेजरली सिमिलर होते हैं, से और न्यूक्लियोटाइड या बेस सीक्वेंस इसमें सेम होता है। हाइयर प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, हमारे पास राइबोसोमल आरएनए सब में सेम होता है। अच्छा, इसकी साइज क्या है, तो लार्जेस्ट साइज आरएनए में ये हमारे पास सूर्य राइबोसोमल आरएनए की है। ठीक, और एक सेल में ज्यादा भी होती है, साइज भी बड़ा है और ज्यादा भी है। 80% हमारे पास एक सेल में राइबोसोमल आरएनए है, 2 to 3% या यहाँ पे लिखते हैं 2 to 4% मैसेंजर आरएनए। अच्छा, एबंडेंस भी बता दिया और इसका रोल किया है, इट प्ले एज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोग को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, ये हमारे पास राइबोसोम है, लार्जर सेल यूनिट है, इस तरह इसके दरमियान मैसेंजर आरएनए होता है, फिर स्मॉलर सेल यूनिट होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है और ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर में हमारे पास राइबोसोमल आरएनए भी होता है। तो इट सर्व एज मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस याद होगी। अच्छा, इसकी इंटरेक्शन, तो ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम यहाँ पे मैसेंजर आरएनए भी है, ट्रांसफर आरएनए पॉलीपेप्टाइड को लेके आते हैं और पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम हमारे पास मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और उससे हमारे पास फिर एक प्रोटीन या लार्ज पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। अच्छा, अबाउट 40 to 50% ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन। तो हमारे पास ये राइबोसोम में कितनी परसेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए होती है, तो 40 to 50%। अच्छा, ये ट्रांसफर आरएनए इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग देख लें, ये हमारे पास 10 to 20% होता है। 80% हमारे पास ये राइबोसोमल आरएनए था, 3 to 4% मैसेंजर आरएनए बना और 10 to 20% सेल में ट्रांसफर आरएनए बना। ये हमारे पास स्मॉल होता है और स्मॉल इस वजह से इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पॉसिबल है। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए की फंक्शन अब क्या है, तो नाम से जाहिर है ट्रांसफरिंग करता है। तो ट्रांसफरिंग साइटोप्लाज्म से हमारे पास अमीनो एसिड की ट्रांसफरिंग करना राइबोसोम तक, कि वहां से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बने, ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का काम। तो अब हमारे पास ट्रांसफर आरएनए की नंबरिंग क्या है, कितने हैं, तो 6 ट्रांसफर आरएनए अब तक हमारे पास जो डिस्कवर हुए हैं बुक में गिवन है। फिर हमारे पास हमारे ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन सेल में 45 डिस्कवर हुए हैं। ठीक, एज अ होल 60 डिस्कवर है, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया में भी बहुत ज्यादा है, 60 डिस्कवर हुए, 45 हमारे ह्यूमन सेल में है। लेकिन हर अमीनो एसिड के लिए मीन 20 अमीनो एसिड से हमारे पास मेजरली प्रोटीन बनता है, तो वहाँ पे फिर हर अमीनो एसिड को लाने के लिए एक अलग या एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड। तो ये इसका शेप क्या है, दो शेप इसके पॉसिबल है। 2D शेप इसका जो है ना, ये फ्लैट को लीफ शेप कहलाता है, 3D को हम एल शेप बोलते हैं। एक इसका हमारे पास आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पॉलीमराइजेशन में बता दिया कि डीएनए आरएनए में एक 5 एंड होगा, दूसरा 3 एंड होगा। तो इसका जो 5 एंड होता है ये गुआनिन में टर्मिनेट करता है, जबकि 3 एंड एसीसी बेसिस में टर्मिनेट करता है, एसीसी 3 एंड एसीसी में टर्मिनेट करता है और 5 एंड हमारे पास गुआनिन में टर्मिनेट करता है। ठीक, और डिस्क्रिमिनेटर बेस एक लास्ट हमारे पास बेस होता है जहाँ पे एक अमीनो एसिड अटैच होता है और वो फिर इसको लाता है। ठीक, अच्छा, लूप्स इसमें इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत ज्यादा लूप्स है, 3 टाइप्स ऑफ लूप है। एक हमारे पास है मिडिल लूप, दूसरा हमारे पास है डी लूप और तीसरा हमारे पास है थीटा लूप। तो अच्छा, डी लूप को हम डी आर्म भी बोलते हैं और थीटा लूप को हम टी आर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म भी होता है जो इसके 3D स्ट्रक्चर को या एल शेप को बरकरार रखता है। यहाँ पे हमारे पास एंटी कोडॉन भी होते हैं। आप लोगों को मैंने मैसेंजर आने में बता दिया,
ये एक मैसेंजर आरएनए ड्राइव किया है। इस पे जो हमारे पास बेसिस होते हैं, जो 3 बेसिस इकट्ठे होते हैं, एक अमीनो एसिड को लाता है या उसको कोड करता है। इसी तरह के बेस को कोडॉन बोलते हैं। इसके अपोजिट हमारे पास यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 3 मैंने लिखे। तो जी के अपोजिट ये मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि हमारे पास जी के अपोजिट कौन सा आएगा। सी तो तलहा, सही है, मेरा नाम तलहा है, तो टी के अपोजिट ए आएगा, टाइमिंग के अपोजिट एडिनिन आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों को पता है, तो साइटोसिन के अपोजिट जी आएगा। तो जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट बी या जी के अपोजिट सी, इस तरह ये भी अपोजिट आप लोग कर सकते हैं। एडिनिन के अपोजिट टी, या फिर टी या फिर टी। तो एक मैसेंजर आरएनए में जब सी टी टी आएगा तो उसके अपोजिट ये वाला आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा, और ये एक अमीनो एसिड ल्यूसीन को एक साइटोप्लाज्म सॉरी एक राइबोसोम में लेकर आएगा, वहां पे फिर पूरी पेप्टाइड बनेगा। ठीक, तो हमारे पास मिडिल लूप का काम क्या है, इसमें हमारे पास 7 बेसिस होते हैं। यहाँ पे कितने बेसिस होते हैं, 7 बेसिस होते हैं। मिडिल बेस फॉर्म एंटीकोडॉन, जो हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास एंटीकोडॉन कहलाते हैं ये बेसिस, विच इज कम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। दोनों अपोजिट है, इस तरह के अपोजिट बेसिस को हम कम्प्लीमेंट्री बेसिस बोलते हैं। डी लूप का काम क्या है, इसका काम ये है टू रिकॉग्नाइज द एक्टिवेशन एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम कंबाइन होता है, एसाइल एमाइनो एसाइल ट्रांसफरेशन पेटेज है कि क्या नाम है, आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। उसकी रिकॉग्निशन ये लूप इसी लूप से होती है। थीटा लूप का काम क्या है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट की रिकॉग्निशन करता है ऑन द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ह्यूमन आरएनए आप लोगों को पता है, वहां पे 45 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए बने हैं। इससे एमसीक्यूज आते। थीटा लूप का काम क्या है, डी लूप का काम क्या है, और हमारे पास मिडिल लूप का काम क्या है, कितने बेसिस है। मिडिल लूप में हमारे पास 7 बेसिस पॉसिबल है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्लोवरलीफ 2D शेप इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद डीएनए को पढ़ेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया हेल्थ को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका जो ड्रीम है व्हाइट कोट पहनने का वो फुलफिल हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।